हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को भोर का तारा एकांकी पढ़ा रही थी। और मैंने जैसे कि बताया भी था आपको कि माधव और शेखर के बीच में किस प्रकार से संवाद चलता है। और उस भिखारिन के विषय में जब शेखर माधव को बताते हैं तो माधव कहता है कि वास्तव में आपका तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मनोरंजन हो गया होगा। कविता में तो तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि ऐसा करना चाहिए। शेखर, किस देवी की? या तो उसके पुजारी से पूछो। शेखर, मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। माधव, अपने को आज तक किसी ने जाना है केशव? पागल। शेखर, सच बताओ, तुम छाया को प्यार करते हो? शेखर, कितनी बार पूछोगे? बहुत प्यार करते हो। माधव, जीवन में मेरी दो ही साधनाएं, छाया का प्यार और कविता। और छाया? अरे हम दोनों नदी के दो किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं पाते। सुनो शेखर, नदी कभी कभी सूख भी तो सकती है। माधव इस बात को कहता है तो शेखर कभी कहता नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी तरह की आशा करना व्यर्थ है। मेरे लिए तो उनका हृदय ही सूखा जाता है। क्यों? तुम पूछते हो क्यों? तुम तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। माधव से कहता क्योंकि वो राज्य कर्मचारी है। देवदत्त एक मंत्री है। भला एक मंत्री की बहन का एक मामूली कवि से क्या संबंध? माधव, मामूली कवि? शेखर, तुम अपने को मामूली कवि समझते हो? और क्या कहूँ, राज कवि। सुनो शेखर, तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। शेखर, समाचार? हाँ, मैं कल रात को राजभवन गया था। इसमें कोई नई बात नहीं, तुम्हारा तो काम ही यह है। माधव, नहीं, कल एक उत्सव था। स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था। गाने में दावत हुई। एक युवती ने बहुत सुंदर गीत सुनाया। सम्राट तो उस गीत पर रीझ गए। शेखर, आखिर तुम यह सब मुझे क्यों सुना रहे हो? माधव, इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम था शेखर। चौंक कर, क्या? अभी तो सुनो। उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको यह गाना पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि को अपने दरबार में बुलाइए। अब कल से वह कवि महाराजाधिराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। मैं अभिनय करते झुककर, श्रीमान, क्या आप ही का नाम शेखर है? शेखर, मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में। माधव, सपना तो नहीं देख रहे हो? सपने तो तुम देखा करते हो, लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा नहीं हुआ। हाँ, वह युवती कौन है? तो निश्चित रूप से पूछता है माधव, अब यह भी बताना होगा, तुम भी बुद्धू हो क्या? इस बूते पर प्रेम करने वाले थे। ओह छाया, तुम कितने कितने अच्छे हो। माधव, और सुनो, सम्राट ने देवदत्त को समझा दिया है कि वह तक्षशिला जाकर वहाँ के क्षत्रप वीरभद्र के विद्रोह को दबाए। आर्य देवदत्त के साथ मैं भी जाऊंगा उसका मंत्री बनकर, समझे? शेखर, तो क्या सच्ची? छाया ने कहा, सच्ची। माधव, शेखर, 8 दिन बाद आज देवदत्त और मैं तक्षशिला चल देंगे। उसके बाद छाया कहाँ रहेगी? भला बताओ तो माधव, इतना भाग्य, इतना विश्वास नहीं होता। ना करो विश्वास। लेकिन भले मानस, छाया क्या इस कूड़े में रहेगी? ये बिखरे हुए कागज, टूटी चटाई, फटे हुए वस्त्र। शेखर, लापरवाही की भी एक सीमा होती है। मैं को इन बातों की परवाह करता हूँ और फिर मैं परवाह करता हूँ फूल की पंखुड़ियों पर जगमगाती हुई ओस की, संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोदी में सिमटने वाले बादल के टुकड़ों की, सुबह को आकाश के कोने पर टिमटिमाने वाले तारे की। एक चीज रह गई क्या, जिसे तुम दिन के वृक्षों के नीचे फैली दिखते हो? उठकर खड़ा हो जाता वृक्षों के नीचे, जिसे तुम दर्पण में झलकती देखते हो। दर्पण में, फिर जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा देखते हो निकट आकर। छाया, छाया, पर्दा गिरता है। अब देखिए, एकांकी का दूसरा दृश्य बताया है और दूसरे दृश्य की पृष्ठभूमि में उज्जैनी में आर्य देवदत्त का भवन, जिसमें अब शेखर और छाया रहते हैं। कमरा सजा हुआ साफ है। दीवारों पर कुछ चित्र खिंचे हुए हैं। कोने में धूपदान, सामने तख्त पर चटाई और लिखने पढ़ने का सामान है। बराबर में एक छोटी चौकी, कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं।
दूसरी ओर एक पीढ़ा है जिसके निकट मिट्टी की किंतु कलापूर्ण एक अंगीठी रखी हुई है। दीवार के एक भाग पर एक अलगती है जिस पर कुछ धोतियां इत्यादि टंगी है। छाया सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद एवं गांभीर्य का जिसमें स्त्री सुलभ सम्मिश्रण है। गृह स्वामिनी होने के नाते कमरे की सब वस्तुएं ठीक ठीक स्थान पर संभाल कर रखी हैं। साथ ही कुछ गुनगुनाती भी जाती है। जाड़ा होने के कारण तापने के लिए उसने अंगीठी में अग्नि प्रज्वलित कर रखी है। कुछ देर बाद पीढ़े पर बैठकर वह अंगीठी को ठीक करती है। उसकी पीठ द्वार की ओर है। अपने कार्य और गान में इतनी संलग्न है कि उसे बाहर पैरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। गीत प्यार की है क्या यह पहचान, चांदनी का पाकर नव स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान, पवन को परस सलील की लहर, नृत्य में हो जाती लयमान, सूर्य का सुन कोमल पदचाप, फूट उठता चिड़ियों का गान, तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे सोए प्राण, प्यार की है क्या यह पहचान। इस प्रकार के गीत की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे से शेखर का प्रवेश। कंधे और कमर पर ऊनी दुशाला है, बगल में ग्रंथ, गले में फूलों की माला है। द्वार पर चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराते हुए छाया का गीत सुनता है। छाया उस गीत को गाती है। शेखर थोड़ी देर बाद धीरे से छाया नहीं सुन पाती, गाना जारी है। फिर कुछ समय बाद छाया चौंक कर खड़ी हो जाती, एक साथ मुंह फेर कर, ओह शेखर, छाया तुम्हें एक कहानी मालूम है? कौन सी? एक बहुत सुंदर सी, सुनो कैसी कहानी है। शेखर, एक राजा के यहाँ एक कवि रहता था, युवक और भावुक। राजभवन में सब लोग उसे प्यार करते थे। राजा तो उस पर न्यौछावर था। रोज सुबह राजा उसके मुंह से नई कविता सुनता, नई और सुंदर कविता हूँ। परंतु उसमें एक बुराई थी। क्या? वह अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था। यदि राजा उससे पूछता कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविता क्यों नहीं सुनाते, तो उत्तर देता, मैं केवल रात के तीसरे पहर में कविता लिख सकता हूँ। राजा उससे रुष्ट नहीं हुआ। नहीं, उसने सोचा कवि के घर चलकर देखा जाए कि इसमें रहस्य क्या है। रात का तीसरा पहर होते ही राजा वेश बदलकर कवि के घर पास खिड़की के नीचे बैठ गया। उसके बाद राजा ने देखा कि कवि लेखनी लेकर तैयार बैठा है। थोड़ी देर में कहीं से बहुत मधुर सुरीली स्वर राजा के कान में पड़ा। राजा झूमने लगा और कवि की लेखनी आप से आप चलने लगी। फिर क्या? राजा महल की लौट आया। उसके बाद उसने कवि से कभी यह प्रश्न नहीं किया कि वह सुबह क्यों कविता सुनाता है। भला बताओ तो क्यों नहीं पूछा? बताऊं? हाँ, राजा को यह मालूम हो गया कि उस गायिका के स्वर में ही कवि की कविता थी। और बताऊं छाया, तुम वह गायिका और कोई नहीं, उस कवि की पत्नी थी। और बताऊं उस कवि को कहानी सुनाने का बहुत शौक था, झूठी कहानी। और बताऊं उस कवि के बाल लंबे थे, कपड़े ढीले ढाले, गले में उसके फूलों की माला थी, माथे पर। इस बीच में शेखर की मुस्कुराहट हल्की हंसी में परिणित हो गई, यहाँ तक कि इन शब्दों तक पहुँचते पहुँचते दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। शेखर, लेकिन छाया तुम ही बताओ, तुम्हारे गान, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम के बिना मेरी क्या कविता होती? तुम तो मेरी कविता हो। शेखर अपनी पत्नी छाया की प्रशंसा में इन शब्दों को कह रहा है। और वैसे भी किसी समर्थ पुरुष की कामयाबी के पीछे उसकी पत्नी ही होती है। इसीलिए वो छाया को इस बात का श्रेय दे रहा है कि मेरी कविता की प्रेरणा तुम हो, तुम मेरे जीवन का प्रेम तत्व हो और तुम ही मेरी कविता हो। तुम्हारे द्वारा ही मेरे मन में कविता उत्पन्न होती है। छाया गंभीर स्वर में कहती है, प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। क्या मतलब तुम्हारा? कविता तुम्हारे सुने दिल में संगीत भरती है, स्त्री की तुम्हारे ऊपर मन को बदलाती है। पुरुष जब जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहलाव भी कर ले। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान न्यौछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ ही ना हो। इसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, तब कविता भी नीरव हो जाती है। पुरुष को चट्टाने फिर बुलाती है और ऐसे भागता है मानो पिंजरे से छूटा हुआ पंछी। और स्त्री के लिए फिर वही अंधेरा, फिर वही सुनसान। छाया स्पष्ट कह रही है कि किसी भी पुरुष के जीवन की पूर्णता उसकी पत्नी में है। पत्नी जो है वो उसके जीवन का प्रेम है। पत्नी अपने जीवन को समर्पित कर देती है और उसके समर्पण को पाकर पुरुष जो है जीवन को भूल बैठता है। छाया, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो।
क्या एक दिन तुम मुझे भी ऐसे छोड़कर ना चले जाओगी? लेकिन छाया, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? मैं नहीं मान सकता। सुनो तो, मेरे लिए तो जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़ी हैं। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि उसमें सौंदर्य दिखता है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस रोज मैं तुमसे दूर जाऊंगा, उस रोज मैं सौंदर्य से दूर हो जाऊंगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊंगा। मेरी कविता मर जाएगी। शेखर छाया के प्रति अपने समर्पित प्रेम की अभिव्यक्ति करता है और वो कहता है कि मेरे सूखे चट्टाने जीवन, चट्टान के सदृश कठोर जीवन में मेरे जीवन की हरी भरी बगिया तुम हो छाया। मैं तुम्हारे जीवन से प्रेम करता हूँ। तुम्हारे में मुझे सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है, इसलिए मैं तुमसे स्नेह करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हृदय में सौंदर्य का खजाना है। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। जिस दिन मैं तुमसे दूर चले जाऊँगा, उस दिन मेरे जीवन में मेरी कविता का अंत हो जाएगा। नहीं शेखर, मैं मर जाऊंगी किंतु तुम्हारी कविता रहेगी, बहुत दिन रहेगी मेरी कविता। छाया, आज मैं तुम्हें एक बड़ी विशेष बात बताने वाला हूँ, ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुम्हें छिपा रखा था। रहने दो, तुम सदा ऐसे भेद, ऐसी कहानियां सुनाया करते हो। नहीं, अच्छा तनिक उस दुशाले को उठाओ, उस खोलो। क्या है? ओह, भोर का तारा। ओहो, बस तुमने कब लिखा मुझसे छिपा कर? छाया, तुम्हें याद है उस दिन कि जब माधव के साथ में तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने इसी भवन में आया था, तब मैंने लिखा था भोर का तारा।